नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी श्री ओम प्रकाश जांगेड़ जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपका शुरुआती जीवन का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैं एक बहुत सामान्य परिवार में जन्म लिया मैंने, और एक छोटा सा गांव था जहां संसाधनों की कमी थी कि पानी भी कुएं से बहुत गहरा होता था और हम 2 बच्चों को उठा करके लाना पड़ता था। तो जीवन स्ट्रगलिंग था, लेकिन आम आदमी का जीवन भी स्ट्रगल का ही था। तो उससे कोई हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ा, और हमें ये लगा कि भाई रोजगार का कोई साधन नहीं है, केवल पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिससे हम आगे बढ़ते। तो उस जमाने में हमारे पेरेंट्स ने जो किया हमारे लिए, वो आज के जो पेरेंट्स हैं उससे कहीं लाख गुना ज्यादा था, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा ध्यान है जो पढ़ाई की ओर हुआ। हालांकि हमारे पेरेंट्स कोई बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन चूंकि वो बाहर काम करते थे तो उनमें अवेयरनेस थी कि बच्चों को पढ़ाई से आगे बढ़ाया जाए। उसका परिणाम ये रहा कि हम उस परिस्थिति में पढ़े। इवन 11th में जब हम पढ़ते थे 10 किलोमीटर पैदल जा करके आकर के, उसके बावजूद भी उस जमाने में मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हम। तो स्ट्रगल ने हमें पॉजिटिविटी दी और हम आगे बढ़े। आपका प्रशासनिक सेवा में कैसे रुझान हुआ? एक्चुअल में जब हम पढ़ रहे थे तो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रोजगार कैसे मिले, और कोई साधन था नहीं, बिजनेस कोई था नहीं। पेरेंट्स मजदूरी करते थे, लकड़ी का काम करते थे, बाहर जाते थे। तो जैसे हमने बीए किया, बीए करने के बाद में मैं मेरिटोरियस रहा हूँ, तो बीएड सोचा है कि टीचर बन जाएंगे, तो बीएड के लिए फार्म भर के बीएड में मेरा रीजनल कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैं जा रहा था। एक शख्स है जिसको मैं आज याद करना चाहूंगा, मेरे रिलेटिव थे, वो आईटीआई कर रहे थे उस जमाने में। जयपुर में मैं तैयार था जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बीएड करने जा रहा था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बीएड करके टीचर बनेंगे तो बाकी क्या होगा, आप में कैलिबर है, इंटेलिजेंट है, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है। और उन्होंने मेरा निर्णय बदल दिया। वहां से एक नई शुरुआत हुई। मैंने एमए इंग्लिश से किया, और एक तमन्ना ये थी कि भाई लेक्चर बनेंगे कॉलेज में। समय परिस्थितियां जैसी भी ही, हमारा रुझान है जो प्रशासनिक कंपटीशन का उस समय चल रहा था, और हमारे साथ के जो लोग थे वो सभी है जो आरएस की, आईएएस की तैयारी में लगे हुए थे, और उस वातावरण ने हमें प्रेरित किया कि हमें कुछ करना चाहिए। सर, आपने आज जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ वो साझा करना चाहेंगे? देखो, कोई भी सफलता है ना, बिना परेशानी के तो कभी नहीं मिलती है, और परेशानी यहाँ आती हैं तो व्यक्तित्व में निखार आता है, और आदमी मजबूत आता है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति डेवलप होती है, और हर परिस्थिति को सामना करने की स्थिति डेवलप होती, परिस्थितियां डेवलप होती है उसमें। तो परिस्थितियों से हम आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि हमारी अच्छी परिस्थिति इसलिए आगे बढ़े, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की थी, और दोनों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। और विशेष रूप से फिर इसमें मेरे पेरेंट्स का तो था ही था, लेकिन पूरे गांव वाले मुझे है जो उस जमाने में प्रोत्साहित करते थे, और मुझे आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो पटवारी के नाम से जानते हैं कि ये लड़का इंटेलिजेंट है, पटवारी बनेगा आगे जा करके। तो लोगों का प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज थी हमारे सामने। सर, पहले के जमाने में लोगों का प्रोत्साहन मिलता था, वो सबको अपना समझते थे ग्रामीण परिवेश में, लेकिन आजकल ये बिखराव देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखो, समय और परिस्थितियों में बहुत डिफरेंस आ गया है। उस जमाने में एकल परिवार नहीं हुआ करते थे, जॉइंट परिवार होते थे, और जॉइंट परिवार के साथ मोहल्ला भी एक परिवार ही था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हमारी गाय भैंस दूध देना बंद कर देते तो हमारे पड़ोस से दूध फ्री आता था, और उनके नहीं होते तो हमारे यहाँ। तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जिसमें स्वार्थ हो। कोई पड़ोसी बीमार होता था तो 2-4-10 दिन तक रात को लोग पार्ट्स में बैठ बैठ करके उनको परेशानी में, दुख में सहयोग करते। तो वो परिस्थिति ज्वाइंट की थी, रहने की थी। चाहे काम करते ज्वाइन करते थे, या पढ़ाई में जाते थे, हम बच्चे जाते थे तो साथ जाते थे। अब क्योंकि परिवार एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि योग्यता के कारण से छोटी जगह पर रोजगार नहीं है। दूसरा है कि हम एम्बिशियस हो गए, ग्लोबलाइजेशन होने से हमारे इच्छाएं और आगे बढ़ने की जो परिस्थितियां हैं
वो हमें प्रति अनुकूल मिल गई, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो आज बहुत योग्य हैं, चाहे वो सरकार में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वो लोकल से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और पेरेंट्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है, और अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं पेरेंट्स भी, कि बच्चे बाहर यदि अपने करियर के लिए जा रहे हैं तो उनको सहयोग कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। इसलिए क्या है कि ये एकल परिवार का कंसेप्ट धीरे धीरे आया। दूसरी बात यह है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसका कारण यह है कि पहले के जमाने में आदमी की आवश्यकताएं और खर्चे लिमिटेड थे। अब आवश्यकताएं और खर्चे, मैं एजुकेशन की बात करूं, आज तीसरी चौथी में यदि बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में कराना तो 3-4 लाख रुपए बिना आपका खर्चा ही नहीं चलता। तो कई पेरेंट्स तो इसलिए बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करना चाहते कि वो एक को अच्छी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं कि 4 बच्चे पैदा करके एक सामान्य जीवन जिला। ये कारण है। आपने जैसे बोला कि गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग बाग, तो प्रशासन ऐसी सुविधा क्यों नहीं करता कि गांव में ही उनको रोजगार डेवलपमेंट हो जाए? ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। ऐसा नहीं है कि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में भी धीरे धीरे रोजगार डेवलप हो रहे हैं। हम उस समय की बात करें जब अकाल पड़ते थे और शुरू में गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी काम के बदले अनाज, उससे रोजगार हुए। उसके बाद में आज नरेगा में ये स्थिति है कि यदि किसी व्यक्ति के पास काम नहीं है और वो एप्लीकेशन देता है तो उसको निर्धारित अवधि में काम देना सरकार की जिम्मेदारी है, और यदि काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता देने से न व्यक्ति का फायदा हो रहा है न सरकार का फायदा हो, इसलिए उसको रोजगार दिया जाता है और मिल भी रहा है गाँव में। दूसरी बात यह है कि गांव के लोग मजदूरी तक ही सीमित थे, लेकिन अब चूंकि पढ़ाई होने लग गई, लोग टेक्निकली एक्सपर्ट होने लग गए, तो टेक्निकल काम है जो ये सही है कि छोटे कस्बों में कम है। लेकिन अभी जो परिस्थिति में चेंज आ रहा है कि जैसे आज एक प्लम्बर है, प्लम्बिंग की वो ट्रेनिंग करता है, तो एक छोटे कस्बे में भी बहुत आराम से वो है जो 25-30 हजार रुपए कमा करके अपना जीवन बहुत अच्छे तरह से कर सकता, अपने बच्चों को पाल सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब पलायन का मुख्य कारण केवल ये है कि वहां सुविधाएं खत्म हो गई, वैसे हो गई। मैं आपको बताऊं, गाँव में, छोटे छोटे गाँव में आजकल स्कूल खुलने लग गए, और एक बहुत बड़ा चेंज है कि आज से 50 साल पहले यूपी में प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा होती थी, आज राजस्थान की ये स्थिति है कि गवर्नमेंट से ज्यादा राजस्थान में प्राइवेट स्कूल है, और जो टीचर खुद जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज मानता हूं। ये ठीक है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में उतना चेंज नहीं ला पाए हम, उसके बहुत से कारण हैं। तो सर, आपके जीवन की वो प्रमुख सफलताएं जानना चाहते हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। मैं जब गवर्नमेंट की सेवा में था तो मेरा ये ध्येय रहता था कि जो भी ऑफिस में आए वो मेरे ऑफिस से रिलेटेड नहीं, मैं यदि एसडीएम था तो सब डिवीजन के किसी भी ऑफिस का हो, या मैं एडिशनल कलेक्टर था तो जिले के किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित, तो मेरे पास आया है तो मैं कोशिश ये करता था कि उसका काम यदि गलत नहीं है वो, तो उसका काम हो जाए, और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता था। और यदि उसका काम हो जाता था तो वो उसका जब मेरे सामने खड़ा होता तो उसकी जो चेहरे की जो दमक थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति थी, और मैं उसी को ही प्राप्ति मानता हूँ। सर, जीवन का ऐसा कोई लम्हा जो आपको अकेले में भी गुदगुनाने पर मजबूर कर देता है? लम्हे तो बहुत हैं, लेकिन मैं मेरी शुरुआती जीवन की बात करूंगा कि मेरी दादी जो थी, मैं मेरी माँ से और मेरे पिता से ज़्यादा मैं मेरी दादी के पास रहा हूँ, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने है जो शुरुआती जीवन जिया है। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनको कोई बदतमीजी से बोल जाता था तो वो मुस्कुरा करके और उस पर शांत हो जाती थी। दूसरा, दूसरों का सहयोग करना उनकी क्वालिटी थी। हमेशा पड़ोसियों को, अपने परिवार में, गांव में किसी को परेशानी हो तो वो तत्पर रहती थी, और उन्होंने चुप रहना का एक जो मेरे को दिया कि आदमी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए और समय आने तक थोड़ा सा इंतजार करना। ये सही है कि कई बार चुप रहने को लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन चुप्पी यदि आप सही हैं तो बहुत कुछ देती है। तो मैं जीवन में मुझे कुछ खुशी मिलती है तो मेरी दादी का चेहरा सामने होता है। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आपने समाज सेवा भी की, तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन कैसे बैठा? नहीं, बेसिकली प्रशासनिक सेवा का मतलब ये है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं।
एक स्पेसिफिक समाज के लिए, हम सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए बने थे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जांगड़ हूं तो केवल जांगड़ का ही काम करूंगा, नॉट एट ऑल। हमारे लिए सब समान थे, और जिसको जो मिलना चाहिए था उसको उसी प्राथमिकता से मिलना चाहिए। रही बात, क्योंकि मानव स्वभाव है वो अपनी जाति के प्रति, अपने लोगों के प्रति ये रुझान रहता था, मेरा बेसिकली रहता था कि हमारे समाज के लोग क्यों पीछे हैं, क्यों हमने आपस में खींचातान है, क्यों हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, या कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने की क्यों कोशिश, क्यों हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है कि हम एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़े। इस चीज को मैं जरूर महसूस किया मैंने, और जहां जहां मैं रहा वहां जिले की जो भी मीटिंग थी मैं प्रयास करता था कि उसमें एक दो बार जाऊं, और जहां भी गया मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला और गाइडेंस मिला, लोग जुड़े भी। और एक बात जरूर समाज से मुझे मिली कि समाज के लोगों ने मुझे बहुत सी चीजें, लोगों की परेशानियों के बारे में, नहीं केवल अपने समाज के और समस्याओं के बारे में, क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ऐसी समस्याएं बताई जिनका समाधान हमने किया, वो एक अच्छी चीज समाज के रूप में। तो धीरे धीरे समाज के प्रति हमारा हुआ कि भाई समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे पैसे वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। आज से यदि 15-20 साल की बात करें तो सामान्य आदमी है जो स्ट्रगलिंग था और कर्जे में डूबा हुआ था। हमारी कुरीतियां भी थी, जैसे मृत्यु भोज था, शादी में दहेज देने वाले, बहुत सारी चीजें थी, रोजगार 12 महीने मिलने का, तो ये चीजें मुझे कचोटती थी, और धीरे धीरे इसका कारण हुआ कि हम डाइवर्ट हुए। और अभी भी तमन्ना ये रहती है कि जीवन का जो भी पार्ट बचा है, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो, हम अपने लिए तो जो कुछ कर चुके, लेकिन समाज के लिए यदि हमारे किसी काम से या सहयोग से किसी का भला होता है या कोई उम्मीद करता है, तो उससे बड़ा अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। आपके नज़रिए से समाज में कौन कौन से नए बदलाव आने चाहिए? देखो, समाज में एक दिन में कोई बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव धीरे धीरे आते हैं, और बदलाव लाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, भले उनकी टांग कितनी हो, लेकिन जो लोग आगे हैं वो निस्वार्थ रूप से, बिना किसी पक्ष और विपक्ष को देखे, समानता का सबके साथ व्यवहार करें, और जिनको आगे लाना है उनको आगे लाएं। जिनको सहयोग करना है उनकी पात्रता इंपॉर्टेंट है, यदि पात्रता के आधार पर सहयोग करें हम। और सबसे बड़ा समाज को आगे बढ़ाने का है कि हम एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, और विशेष रूप से टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल की हो सकता है, इंजीनियरिंग की हो सकता है, नर्सिंग की हो सकती है, टीचर की हो सकती है, जिससे जॉब मिले। और उससे बड़ी बात यह है क्योंकि सरकारी जो नौकरियां हैं वो लिमिटेड हैं, तो हमें रोजगार की जगह रोजगार देने वाला बनने की जरूरत है। अभी हम ऐसा काम करें जिससे लोगों को रोजगार दे, चाहे वो अपनी समाज के हों, तो हम ज्यादा अच्छी तरह से उन्नति कर पाएंगे। और एक समाज में कंपटीशन का माहौल भी होगा कि ये परिवार या ये संगठन प्रोग्रेस कर रहा है, इस कारण से कर रहा है, तो दूसरा संगठन भी देख करके उसमें प्रोग्रेस करेगा। तो एक कंपटीशन की भावना आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम सबको समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि चुनाव होता है, किसी 4 व्यक्ति खड़े हो रहे, इसमें एक जीत जाता है, तो जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद में हमें सारे मतभेद भुला देने चाहिए, इस बात की ज्यादा जरूरत है। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा कोई कीमती समय नहीं था, लेकिन यदि मेरे से किसी को, समाज को या किसी को कोई लाभ होता है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे को